अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानवी होम ऑफिस इस बात पे पुर उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो उनका दावा है गैर कानूनी तारकीन वतन को रवांडा भेजने का, उसके हक़ में फ़ैसला आ जाएगा। और इस तनाजुर में सरकारी मुलाजमीन को ये तंबीह की गई है कि वो 24 फरवरी को बरोज़ हफ्ता जो चार्टर्ड फ़्लाइट है, इफ्तिताई चार्टर्ड फ़्लाइट, उसको रवांडा भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ले। होम ऑफिस की जानिब से इंसानी हुकूक की बुनियाद पर पॉलिसी को मजदूद करने वाले फ़ैसले को कलअदम करार देने के लिए रेड लेटर डे का तयन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला दिसंबर के वस्त तक आने की तवक्को है। रवांडा की परवाज़ों के लिए तैयारियाँ जारी हैं। टूरिस्ट का ख्याल है कि 60% इम्कान है कि होम ऑफिस जो गुज़श्ता साल जून के महीने में रवांडा भेजना चाह रहा था फ़्लाइट को, जिसमें बाद में फिर कानूनी मामलात आड़े आ गए, अब वो फरवरी में इसकी तकमील कर लेगा। और इसी तरह ये गैर कानूनी तारकीन वतन रवांडा पहुंच जाएंगे। और ये बुनियादी तौर पे पॉलिसी ये है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से और बिलखुसूस चैनल क्रॉसिंग के ज़रिए बरतानिया में दाखिल होते हैं फ़्रांस की सरहद से, उनको फिर डायरेक्ट रवांडा भेज दिया जाएगा और वहाँ जाके वो अपना केस प्ली कर सकेंगे। और उस केस के तनाजुर में अगर वो असाइलम क्लेम करते हैं, उनको मिल जाता है, तो फिर वो बरतानिया आने के अहल हो जाएंगे। ये बड़ा है, वरना वो वहीं रहेंगे। और फिर बज़ाहिर जो ये पॉलिसी अपनाई गई है उसका मकसद ये है कि जो गैर कानूनी तरीके से लोग बरतानिया आ रहे हैं उनको ये मैसेज दिया जाए, उनको ये स्मेल करवाया जाए कि आप रवांडा भी जा सकते हैं। और रवांडा एक अफ्रीकी मुल्क है, तरक्की पजीर भी आप नहीं कह सकते, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ के हालात बरतानिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और इस पॉलिसी का क्या ये पॉलिसी जो है वो कारगर साबित होगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। दिसंबर के वस्त में आने की इसकी तवक्को की जा रही है। लेकिन उससे पहले अब तक बड़ा शोर है। जो इमिग्रेशन वॉच डॉग्स हैं, ह्यूमन राइट वॉच डॉग्स हैं, वो इस पर ख़ासा क्रिटिसिज़म कर रहे हैं। इस साल की अगर बात करें, बरतानिया में गैर कानूनी तरीके से आने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि छोटी कश्तियों के ज़रिए 26,116 लोग दाखिल हुए हैं बरतानिया में। अब मामला ये भी है कि ये जो इतने लोग आए हैं अपनी जान जोखों में डाल के, फिर पिछले दिनों पॉलिसी सख्त भी हुई कि कुछ लोगों की हलाकत रिपोर्ट हुई कश्ती पे, और ये बड़ा मुश्किल अमल है। ये लोग इस मुश्किल अमल से गुज़रते क्यों हैं? क्या बरतानिया इतना जो लुक्रेटिव है वो सिर्फ़ इस वजह से है कि उसकी रिवायात हैं, या फिर वो ममालिक जहाँ जंगें हैं और उन जंगों में बरतानिया अमेरिका का इत्तेहादी है और अमेरिका उसमें एक स्टेक होल्डर है, उसके खमियाजे के तौर पर भी लोग बरतानिया आ रहे हैं? ये बहुत से मामलात हैं। लोगों के आने का रुझान ज़्यादा क्यों है? सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अगर हुकूमती दावे के बरक्स आया तो क्या ये सारी बहस ख़त्म हो जाएगी? ये बहुत से सवालात हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। कैसर अब्बास साहब हैं, डिप्टी मेयर हैं, बहुत शुक्रिया आपका कैसर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू करेंगे। आसिम सुलेमान साहब सोलिसिटर हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम साहब आपका भी शुक्रिया। अख्तर गोंदल साहब भी सोलिसिटर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमें अहमद शहजाद साहब भी ज्वाइन करेंगे, चेयरमैन हैं इंसानी हुकूक कमीशन बरतानिया के। गोंदल साहब, अब उम्मीद है, अभी फ़ैसला आया नहीं है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं बरतानवी हुकूमत की तरफ से, होम ऑफिस की तरफ से। इसकी ज़रूरत क्या है? क्या कोई चार्टर्ड फ़्लाइट, कोई बहुत बड़ा एहतमाम करना पड़ेगा? फ़्लाइट भी चार्टर्ड है, या ये ऑप्टिक्स को दिखाया जा रहा है, सुर्खियाँ लग रही हैं, हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, जो फॉर राइट की अप्रोच वाले लोग हैं उनको समझ आ जाए कि भाई ये बरतानिया जो है ये उन्हीं का मुल्क है, तो ये आगे इलेक्शन भी हैं, तो ये सारा मंजन वो बेचा जा रहा है। गोंदल साहब। थैंक यू वेरी मच अब्बासी साहब। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ज़ाहिर बात है वो अपनी प्री प्लानिंग कर रहे हैं। अभी श्योर तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा, बट दे आर प्री प्लानिंग के हमें क्या करना है। अगर हमारे हाथ में डिसीजन आ जाता है तो हम इसको एज सुन एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट करें। दूसरा ये है कि जो कि थ्रू आउट इन द पास्ट होता रहा है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए इमिग्रेशन को, असाइलम को एक हार्ट इशू बनाती हैं और उसमें पॉलिटिकल माइलेज जो है वो गेन करती हैं। अब क्या होगा ये अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैटर इज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन दे सकती है या क्या डिसीजन आता है वो तो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पर, और डिसीजन आने के बाद होगा। अब डिसीजन आता है अगर, तो ईदर पार्टी जो है वो उसको फर्दर चैलेंज कर सकती है स्ट्रासबर्ग में, जो यूरोपियन कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसमें। और जो ह्यूमन राइट्स
की ऑर्गेनाइजेशन है यूके में, वो तो ऑलरेडी इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ की भी ब्रीच है। स्पेशली जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको एक ऐसे कंट्री में भेजना जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और वो थर्ड सेफ कंट्री तो नहीं है एज कम्पेयर टू यूके। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए ये इतना इजी नहीं होगा जितनी वो प्लानिंग कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज़ देयर राइट टू, उनको अपनी चीज़ों को प्लान तो करना है। तो गवर्नमेंट देखें, अब जो लोग इलीगली यूके में आते हैं और स्पेशली जो कश्तियों में आते हैं, स्मॉल बोट्स में आते हैं, गवर्नमेंट अपने बॉर्डर्स को सेफ करने के लिए, उनको रोकने के लिए ये सारे हार्ड मेजर्स जितने भी हैं वो ले रही है। इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन बिल लेके आई है, ये रवांडा पॉलिसी लेके आई है, वो सारे काम ये कर रहे हैं जो इलीगली लोग बोट्स में आते हैं उनको रोका जा सके। और नो डाउट जो बोट्स आती हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोगों की जानें ज़ाया भी हुई हैं। इस चीज़ को, जो इलीगैलिटी है उसको रोकने का तो गवर्नमेंट को हक हासिल है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो ऑलरेडी लोग यूके में रह रहे हैं और जो असाइलम क्लेम कर रहे हैं उनको जो गवर्नमेंट ने कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, सच एज जिनीवा कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन है, गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग टू दोज कन्वेंशन चलना है और अपनी पॉलिसीज को इन अकॉर्डेंस विद दो कन्वेंशन इम्प्लीमेंट करना है। तो मेरा ख्याल में अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले कुछ कहना बजा ना होगा। गवर्नमेंट के लिए ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये केस बहुत सारी लीगल कॉम्प्लेक्सिटी से गुजरा है और फर्दर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है वो खुद भी, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि 60% चांसेस हैं कि डिसीजन उनके खिलाफ है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है उस हवाले से। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले कुछ कहना मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त होगा। सही है, ठीक है। कैसर अब्बास साहब, अब इंसानी हुकूक़ की तंजीमें रेड लेटर डे मनाने का ऐलान कर चुकी हैं, तो आप समझते हैं कि ये प्रेशर तो एक आएगा, लेकिन अगर ये फ़ैसला हक़ में आ जाता है और फिर ये पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो जाती है तो गैर कानूनी तरीक़े से बरतानिया आने वालों को रोका जा सकेगा, इनकी तादाद कम होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया फैसल और 92 न्यूज़ का आपको मुझे मौका दिया है, इससे बड़े इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। असल में मसला ये है कि आपको पता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करे और अपने ममालिक के अंदर लॉफुल एंट्रेंस जो है लोगों की उसको यकीनी बनाए। और उसके लिए यूके गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे रूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। विजिटर्स जा सकते हैं, वर्क परमिट हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैमिली वीज़ाज हैं, यानी लीगल रूट्स हैं जिससे आप बगैर अपनी जान को खतरे में डाले यूके के अंदर आ सकते हैं। और यूके उनको फैसिलिटेट करता है। अगर अल्लाह ना करे किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसका मैकेनिज्म है, दूसरों को चैलेंज किया जा सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो उन लोगों के लिए है जो अनलॉफुली थ्रू रूट्स या इलीगल रूट्स यूज करके अपनी भी जान को खतरे में डालते हैं, अपनी फैमिलीज को भी। और ये जो इस तरह की सिचुएशन है इसको कुछ आगे मखसूस एक एलिमेंट है स्मगलर्स का, इंसानी का, जो इसको एक्सप्लॉइट करता है। तो गवर्नमेंट के जो हार्ड किस्म के डिसीजन है उसका मकसद ये होता है कि इस चेन को ब्रेक किया जाए और जो वल्नरेबल लोग हैं उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए। दूसरा कि गलत तरीके से लोग आ रहे हैं या जो ऐसे ग्रुप हैं जो कर रहे हैं उसका शिकनी हो। दूसरा ये है कि यहाँ पे लोकल लोग हैं, यहाँ पे अपने जैसे जो ब्रिटिश हैं, जो यूके के लोग हैं, उन इसका जो है वो कम बर्डन वो, यानी इस तरह का कोई मैकेनिज्म हो। तो यूके के अंदर बड़ा एक पहले असाइलम सिस्टम भी है, जैसे अगर किसी को जान को खतरा है तो वो क्लेम कर सकते हैं, उसके मुख्तलिफ मैकेनिज्म है जो दूसरे साहबान उसको बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। तो यूके को अभी अराउंड 8 मिलियन पर डे जस्ट होटलिंग का जो है वो जो सारे सीकर्स को हाउस करने में वो पे करता है, और तकरीबन 3 बिलियन पाउंड पर ईयर है। तो ये देखें ना, ये किसी और के कोई पैसे नहीं है, ये लोगों के पैसे हैं। तो गवर्नमेंट की कोशिश किया जब चीज होती है, बेशक ये इंसानी हकूक की
तंजीमें उसके बारे में बात कर रही हैं, और बात करनी भी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट जो होती है ना, वो अपनी तरह कोशिश करती है कि हालात को कंट्रोल करे, बेहतर अंदाज में चलाए, और उसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं होता कि जो वो फैसला दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जब ये मैटर कोर्ट के अंदर गया है, हाई कोर्ट ने जब इसको रोका तो उन्होंने रोक दी, उन्होंने कहा कि ठीक है। उसके बाद अभी नेक्स्ट में उसका जो प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो गवर्नमेंट रुकी हुई है। और ये जो मिलियन बिलियन के पाउंड के हिसाब से है, वो लोगों का टैक्स पेज का जो पैसा है वो चीज़ों के ऊपर लग रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि कोई ऐसा गैर कानूनी काम ना करें जिससे कानून की खिलाफ वर्जी हो या जो हमारे अदलिया है उसकी खिलाफ वर्जी हो। तो इसलिए ये जो जितना भी मैकेनिज्म इन प्लेस है, अब इस सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, तो जो भी आएगा उसको गवर्नमेंट की, आई एम वेरी श्योर कि वो उनको जो है ना, दे विल अवॉइड बाय दो। सही है, ठीक है। अच्छा अहमद शहजाद साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। ये बताइएगा कि रेड लेटर्स डे इंसानी हकूक़ की तंजीमें मना रही हैं, पर्पज़ इसका क्या है? क्या आप कोई सुप्रीम कोर्ट को मैसेज देना चाह रहे हैं, या इससे पैगाम क्या आप सामने लाना चाह रहे हैं और किसके लिए ये पैगाम है? सर देखिए, ये जो हुकूमत चाह रही है बिल्कुल इलीगल है, ये इंसानी हकूक के बिल्कुल बरअक्स है। ये यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है उसके खिलाफ है, ये इंसानी हकूक के खिलाफ है, ये यूरोपियन जो कन्वेंशन है उसके खिलाफ है। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे इसके हक में फैसला देगी। उसकी वजह यह है कि जो लोग यहाँ आते हैं ज्यादातर तो वो प्रोसिक्यूशन से, कत्लो गारत से भाग के यहाँ आ रहे हैं, जंगों से भाग के यहाँ आ रहे हैं, पावर्टी के क्या नाम है भाग के यहाँ आ रहे हैं। और फिर क्यों हिंदुस्तान में वो आना चाहते हैं, क्यों यूके में आना चाहते हैं? क्योंकि उनकी लैंग्वेज वो है, उनके शायद यहाँ रिश्तेदार भी हों, शायद उनकी फैमिली भी यहाँ हो। तो ये बिल्कुल बरअक्स है। तो देखे रवांडा जो है वो तो भाई एक ऐसा मुल्क है जहाँ क्या मैं आपको बताऊं उसकी रेपुटेशन क्या है, और वहां जाके ये उनको अकोमोडेट करेंगे, ये तो बिल्कुल असूलों के खिलाफ है। इनकी कन्वेंशन है यूरोपियन यूनियन में और इंसानी हकूक की तंजीमों में, नेशनल इंटरनेशनल जो हकूक की तंजीमें हैं कि तमाम मुल्क जो है यूरोपियन ये उनको अकोमोडेट करेंगे और कोटा लेंगे रिफ्यूजीज का। तो उसके तो बरअक्स के ये सब चीजें जा रही हैं, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला देगी? सही है, ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा गोंदल साहब, अब अगर हम ज़ाहिर है मैटर इज सब जुडिस, लेकिन हम एक उमूमी बात करते हैं कि जो बरतानिया के अंदर रिवायात हैं, बरतानिया का एक सिलसिला है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बज़ाहिर ये पॉलिसी उसके ख़िलाफ़ नज़र आती है। दूसरा पहलू ये भी नज़र आता है कि ऑप्टिक्स से खेलना चाह रही है गवर्नमेंट भी, उसको पॉलिटिकल माइलेज होगा कमिंग इलेक्शन में। लेकिन कुछ जो ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ जो मॉनेटरी बॉडीज़ हैं या इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, मिसाल के तौर पे पिछले दिनों IMF की जानिब से ये सजेस्ट किया गया कि बरतानिया अगर अपने मुआशी बहरान से निकलना चाहता है तो वो इमिग्रेंट्स की तादाद को बढ़ा दे। लीगल इमिग्रेशन कितनी टफ़ है बनिस्बत ये जो इल्लीगली लोग आते हैं इसके? जी देखें, थैंक यू वेरी मच। अब ये आपने बड़ा राइट क्वेश्चन किया और मेरे दोस्त कैसर गोंदल साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि जब वो इलीगल इमिग्रेशन को एनकरेज कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको डिस्करेज होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो लीगल इमिग्रेशन है, आप उसकी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसको आप कंपेयर करें। जो असाइलम सीकर, जो मेजॉरिटी असाइलम सीकर हैं, जो मैंने देखे हैं मेजॉरिटी अपनी प्रैक्टिस में भी आगे पीछे भी, वो ज़्यादा उन कंट्रीज से आते हैं जिन कंट्रीज़ में वॉर होती है, जिनको वॉर टोन कंट्रीज़ कहते हैं, जिनमें जैसे अफगानिस्तान था या है, इराक है, पहले सोमालिया था, इस तरह के जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनमें जेन्युइन प्रॉब्लम होता है, वो मेजॉरिटी असाइलम सीकर्स उन कंट्रीज से आते हैं। और मैंने आपके किसी प्रोग्राम में मुझे याद है कि मैंने
स्टेटिस्टिक्स भी बताए थे कि उनमें से जो मेजॉरिटी लोग असाइलम क्लेम करते हैं, जितने भी ये जहाँ असाइलम क्लेम होता है मेजॉरिटी लोग उन कंट्रीज के करते हैं जो वॉर टोन कंट्रीज होते हैं, और उनमें से पिछला जो डाटा है वो ये शो करता है कि मेजॉरिटी के असाइलम क्लेम एक्सेप्ट हुए हैं। वो इस वजह से हुए हैं कि वहाँ जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उन कंट्रीज, इस वजह से हुए हैं। तो इसका मतलब ये है एक्सक्यूज मी, कि वो लोग जो वहाँ से आते हैं उनको जेन्युइन प्रॉब्लम होता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो अब है लीगल कैटेगरीज हैं जिनमें स्किल्ड वर्कर की कैटेगरीज हैं, जिनमें टियर 1 इनोवेटर है, जिनमें पहले इन्वेस्टर है, और उसके अलावा पहले टियर 1 एंटरप्रेन्योर था जो बंद हो चुका है, इससे पहले हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम रहा, डिफरेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट्स के रहे। तो ये जो इन कंट्री से मेजॉरिटी लोग हैं वो उसके साथ उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अफगानिस्तान से कोई बंदा वो रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा? इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये बिल्कुल नहीं चाहिए, और ना ये गवर्नमेंट कर सकती है कि वो असाइलम का रास्ता बिल्कुल ही बंद कर दे। ये मुश्किल है और नामुमकिन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, पूरी दुनिया में साइन किए हुए हैं, पूरी दुनिया में ये रिफ्यूजीज लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, उनको गवर्नमेंट ब्रीच करके ऐसा नहीं कर सकती। वो रूल्स अपने स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सख्त कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे भी रूल्स नहीं बना सकते जो इंसानी हकूक के मुतसादम हों, जो उनसे कंप्लाई ना करें। गवर्नमेंट को जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको सामने रखना होगा, अदरवाइज वो ह्यूमन राइट्स की ब्रीच होगी। और आपने जो यूके की रवायात की बात की, यूके के जो कन्वेंशंस हैं वो ये हैं कि इस मुल्क में जो ऑलरेडी कन्वेंशन एग्जिस्ट करते हैं उनको ये ब्रीच नहीं करते, और जो कोर्ट्स के डिसीजन होते हैं उनको इन इट्स ट्रू फॉर्म इम्प्लीमेंट इस मुल्क में किया जाता है, उनकी रेस्पेक्ट की जाती है। तो जितने भी ह्यूमन राइट्स की ब्रीचेस के केसेस आते हैं, दे कैन गो अप टू यूरोपियन कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो सारे चैलेंज होते हैं और वो लीगल कम्प्लेक्सिटीज में सालों साल फंसे रहते हैं। जैसे कि रवांडा पॉलिसी है, इसको भी कितना अर्सा हो गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का पता नहीं है कि क्या होगा। और दूसरा जो मेरे वो दोस्त अहमद शहजाद साहब बात कर रहे थे, ये बजा बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को तो देखेगी कि बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको वायोलेट करके, इंटरनेशनल लॉ को वायोलेट करके, कोई ऐसी मिसाल है दुनिया में किसी लॉ में कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आप फोर्सेबली जो लोग यहाँ अपने मुल्क से आए हुए हैं कि उनको वहाँ पे प्रॉब्लम है, उनको आप भेज देंगे? आप उनका क्यों ना यहाँ पे केस डिसाइड करें, डिसाइड करने के बाद अगर आप रिफ्यूज कर देते हैं तो उनको अपने मुल्क में डिपोर्ट कर दें, जो गवर्नमेंट को राइट है, जो गवर्नमेंट करती भी है। लेकिन उनको एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जहाँ के बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, और वो बंदे वहाँ पे क्या पता कि सेफ होंगे भी नहीं, क्या पता कि उनके डिटेंशन सेंटर में बेसिक फैसिलिटीज भी हैं या नहीं है, वहाँ आप लोगों को भेज देंगे तो क्या वो वहाँ पे सेफ होंगे? क्या आप इंटरनेशनल लॉज को से कंप्लाई करेंगे? क्या आप ह्यूमन राइट्स जो लॉज हैं उनसे कंप्लाई करेंगे? क्या आप जो रिफ्यूजीज लॉ हैं उनसे आप कंप्लाई करेंगे? मेरे ख्याल में ये नामुमकिन है और ये मुश्किल है। और अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला गवर्नमेंट के हक में देती भी है तो वो चैलेंजेबल होगा इनटू यूरोपियन कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स। और उसके बाद जितने लोग ये करेंगे, वो भी, ये मतलब नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देती है तो ये कल को एक ग्रुप ऑफ पीपल को भेजने लगे हैं रवांडा, तो वो चैलेंज नहीं कर सकते, वो स्टिल उसको चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसकी रूह में, या उसमें नए कोई लीगल इश्यूज निकल आएंगे। ये इतना काम आसान नहीं है। गवर्नमेंट का ये हक है, गवर्नमेंट का ये राइट है कि वो अपने बॉर्डर्स को जरूर प्रोटेक्ट करे, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करे। सही है। ये गोंदल साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि बहुत से लीगल पॉइंट्स, लॉ पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें। आसिम सुलेमान साहब, तो ये इतनी प्रायर प्लानिंग क्यों कर रही है कि 24 फरवरी को बरोज़ हफ्ता फ़्लाइट जाएगी, चार्टर्ड तैयारा जाएगा और लोगों को पहुंचा दिया जाएगा? ये इतनी प्रायर प्लानिंग का पर्पज़ क्या है? आई थिंक इसका पर्पस सिंपल यही है कि एक सिंपैथी क्रिएट करना और एक प्रेशर बिल्ड करना सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर कि अभी वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम ये अचीव हो जाएगा। और जो फिगर्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट दिए हैं और जो उन्होंने ओपन स्पीच किया इनके लॉयर्स ने,
तो उन्होंने बड़ी प्रॉमिसिंग जो सिचुएशन एक्सप्लेन की है कि अभी किस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन है वो जो ओवरटर्न होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो बात जिस वजह से वो करना चाह रहे हैं, अगर उसके फिगर भी देखे जाएं तो ये एक अलग बहस है कि क्या वो लीगल है या इलीगल है और क्या होगा। और मैं एग्री करता हूँ गोंदल साहब के पॉइंट से कि भी बहुत सारी इम्प्लीकेशन है और कम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आएंगी और बहुत सारी एक नया सिलसिला पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा लीगल चैलेंज का, अगर ये अलाउ भी हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज आने वाले हैं जिसके ऊपर मैं अभी बात करता हूँ। लेकिन जो फिगर जो मैं बताना चाह रहा था कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट करना चाहती थी, अगर देखें कि पिछले साल जो चैनल क्रॉस करके आए थे जो बोट के ज़रिए, उनकी जो तादाद थी बहुत ज़्यादा थी। और अगर मैं वही फिगर देख रहा था अभी, तो रिसेंट जो मंथ है जो सितंबर है उसमें वो फिगर कम हो गए बहुत ज़्यादा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे वो आप इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कोर्ट ऑफ अपील को, वो सुप्रीम कोर्ट को, कि भी देखें कि पिछले साल जो है इसी टाइम पे वो तकरीबन 42,000 जो लोग थे वो उन्होंने क्रॉस करके यूके में आए थे। अभी उनकी तादाद अराउंड 22 to 25,000 है। तो ये मैसिव डिक्लाइन है सिंस अनाउंसिंग द पॉलिसी, ऑल्दो कि ये इम्प्लीमेंटेड नहीं हो सकी ये कोर्ट ऑफ अपील के डिसीजन की वजह से। जहाँ तक इसकी लीगलिटी का इशू है, देखें इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं क्योंकि इन्होंने किया कि कौन से सर्टेन टाइप ऑफ पीपल जो है ना वो उनको डिपोर्ट किया जाएगा, उनको रिमूव किया जाएगा, रवांडा लेके जाया जाएगा और वहाँ पे उनके असाइलम केस को डिटर्मिन होंगे। और जो क्लास ऑफ पीपल है इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू फर्दर लीगल चैलेंज कि भाई क्या बंदा चैलेंज बेसिस पे इवन कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो अलाउ कर देती है, अब ये अनाउंस कर देती है, होल्ड करती है कि भाई इस पॉलिसी इज लीगल, उसके बावजूद भी कि जो पंडोरा बॉक्स खुलना है वो यही होगा कि जो पीपल जो हैं वो चैलेंज करेंगे कि मैं इस क्लास में जो चाहे वो फॉल नहीं करता। तो ये ओवरऑल चैलेंज नहीं हो सकेगा, लेकिन वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर वो चैलेंज होगा, फैक्चुअल बेसिस के ऊपर चैलेंज होगा कि ये पॉलिसी जो है मेरे पर एप्लीकेबल नहीं होगी और ये एक नया ऐसा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और बहुत ही कॉस्टली होगा। तो रीज़न वाई ये अगर आप इसको पर देखा जाए, क्योंकि इनकी जो रैशनल बिहाइंड है, इस नो जिसके भी जो लोग जो चैनल क्रॉस करके आ रहे हैं, जो रैशनल बिहाइंड ये है कि इसके 32 बिलियन एनुअल कॉस्ट है असाइलम सीकर के ऊपर। अगर डेली बेसिस पे देखा जाए तो 8 मिलियन अ डे ये यूके को कॉस्ट करता है। अब यूके को कॉस्ट कर 8 मिलियन अ डे तो कॉस्ट कर रहा है, लेकिन वो यही चाहते हैं कि अगर ये कॉस्ट जो है वो कम की जा सके बाय सेंडिंग पीपल टू रवांडा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कॉस्ट जो है वो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिस पे कम की जा सकती है। अगर आप उस पर ऊपर फोकस करें तो ये इलीगल जो पॉलिसी, इलीगल स्कीम जो बनाई है जिसमें नोबडी इज एबल टू एक्सेप्ट, कोई भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकी और ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ अपील ने भी यही डिसीजन दिया है। तो इसके बहुत सारी वजूहात हैं। जो सबसे ज़्यादा इनकी कॉस्ट जो पड़ती है वो इनकी अकोमोडेशन की है। तो अकोमोडेशन कम की कैसे की जा सकती है कि आप इनके डिसीजन जो हैं वो एक अच्छे अंदाज से विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम के अंदर किए जाए, तो वो आप इसकी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एक वन ऑफ द वे है जिसकी वजह से कि आप एक इफेक्टिव जो असाइलम पॉलिसी बना सकते हैं और इनके डिसीजन को डिटर्मिन किया जा सकता है। एंड देयर इज अ लॉट मोर, बहुत सारे अदर मेजर्स ऐसे भी किए जा सकते हैं जिसकी बुनियाद पे आप जो चैनल क्रॉसिंग है, इलीगल माइग्रेशन है, उसको बंद किया जा सकता है। तो अभी तो करंट सिचुएशन जो है कि अगर आप एक बंदा असाइलम क्लेम करता है तो इट टेक्स अ ईयर, एटलीस्ट ईयर और हाफ उसको लगता है। अगर आप इमेजिन करें कि 1 साल 1.5 साल उसको अकोमोडेशन देनी पड़ती है तो आपको कितना कॉस्ट जो है ना, अगर इसी कॉस्ट को अगर आप देखें टाइम फ्रेम विद इन 3 to 6 मंथ के अंदर डिटर्मिन कर दें और उसके बाद इफेक्टिवली उसको जो भी आपने करना है कि अगर वो क्लेम जो मेकआउट नहीं होता तो आप उसको डिपोर्टेशन भी कर सकते हैं, रिमूवल भी होती है, सारा कुछ होता है। तो आप उसकी तरफ जाएंगे तो आप ये जो गवर्नमेंट जो है ना, बहुत सारे पैसा सेफ इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन आप अगर ये पॉलिसी बनाते हैं कि भाई आप एक ऐसे कंट्री में भेजा जा सकता है कि जिसमें आपकी ह्यूमन राइट्स जो है वायलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, सेफ कंट्री,
वो विद इन देयर ओन सिटीजन, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि भाई आप कैसे इसको लोगों को आप वहाँ पे भेज सकते हैं। सिंपल सी बात है कि रवांडा के अंदर जो होमोसेक्सुअल्स हैं, जो एलजीबीटी ग्रुप से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, आप उनको रवांडा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब जो लोग हैं जिनका क्लेम ही इस बेसिस के ऊपर है कि भाई वो यहाँ पे अपनी जो भी राइट्स हैं, चाहे राइटर होंगे, जो भी उनके बिलीव्स हैं, वो अपनी कंट्री के अंदर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आप कैसे उनको रवांडा के अंदर भेजा जा सकता है, क्योंकि उसकी पॉलिसी ऐसी है कि वो वहाँ पे भी नहीं जाके किया जा सकता। दिस इज पार्ट, दिस इज वन इश्यू। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि अब जिसमें ये पॉलिसी जो है ना एप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी वहाँ पे खुद जो लोगों की कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं हुकूमत को फेस करना पड़ेंगे अगर ये पॉलिसी, अभी तो इट्स टू अर्ली कि भाई आप ये अनाउंस किया, अभी दे हैव डिसाइडेड ओनली 47 पीपल के भी जिनको हम भेजेंगे, और 47 की उनकी प्रेपरेशन की जा रही है। और साथ ही जो आपने बात की कि भी लोग गवर्नमेंट समझती है कि वी गोना विन इट, और ये इसकी वजह यही है कि वो चाहते हैं कि अनाउंसिंग करने की वजह यही है कि भी आप एक डिटरेंस का क्रिएट कर दें, लोगों में खौफ फैला दें कि भी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कि भी हमें यकीन है कि ये बात समझ आती है कि इन लोगों को इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि वो आने से इतराएं, आने से रुकें। ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। क्या सर अब्बास साहब, देयर आर सो मैनी अदर वेज़ कि ये जो इस वक्त लाइबिलिटी है बरतानिया के लिए, ये लोग एसेट बन सकते हैं, ये लोग एक अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। मैंने IMF का जिक्र किया कि उन्होंने एडवाइस किया कि आपको इमिग्रेशन बढ़ानी होगी। इन लोगों को अगर इनके रिकॉर्ड्स देखते हुए इनके असाइलम एक्सेप्ट किए जाएँ या इनको टैक्स नेट में लाया जाए, इनको काम करने की इजाज़त दे दी जाए, तो बजाय इसके कि हुकूमत जो तकरीबन 6 मिलियन पाउंड रोज़ के खर्च करती है इनकी अकोमोडेशन पे, वो वेव ऑफ हो, बल्कि ये हुकूमत को ये अपना टैक्स नेट में अपनी कंट्रीब्यूशन करें। तो इस तरह के मंसूबों की तरफ क्यों नहीं जाया जा रहा, बजाय इसके कि आप जिसको ये बाकी दोस्त भी इलीगल या इनह्यूमन एक्टिविटी कह रहे हैं कि आप रवांडा भेज देंगे लोगों को डायरेक्ट? असल में गवर्नमेंट जो होती है ना, वो कोई ऐसा काम नहीं करती जिसमें इलीगल एक्टिविटीज को इनकरेजमेंट मिले। तो अगर आप जो अनलॉफुली लोग इस तरीके से आ रहे हैं, जो गैंग इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप इन लोगों को इतने पुरखतर रास्तों से, जहाँ पे काफ़ी हज़ारों के हिसाब से बोट्स में लोगों की जानों का ज़िया हुआ है, तो आप उनको इनकरेज करेंगे। उसके लिए यूके क्या करती है, मेन धारे के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हुई है जिसके अंदर वो लोगों को इनकरेज भी करते हैं, वो आते भी हैं लीगल रूट्स के ऊपर। और दूसरा तो वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। ये वाला जो मैकेनिज्म है ना, ये थोड़ा नामुनासिब इसलिए है कि ये अनलॉफुल मेथड, तो आप एक ऐसा नया पंडारा बॉक्स खोल देंगे जिसको कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उसको सेटअप करना, उनकी क्वालिफिकेशंस को आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रेंड करना, लैंग्वेज के कोर्सेज कराना, उनकी आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई करना पहले, तो ये इज वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस। तो प्रैक्टिकली इसको करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। और दूसरा ये है कि ये यानी यूके जो है वो असाइलम सिस्टम के खिलाफ नहीं है या लोगों को प्रोटेक्ट ना करने के खिलाफ नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें तो हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको लोगों यूके की गवर्नमेंट ने जो असाइलम के तहत उनको प्रोटेक्शन दी हुई है, उनकी फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं साल से, बल्कि कितने डेकेड से वो इधर रह रहे हैं। तो ये नहीं है कि वो कोई ऐसा सिलसिला बना रहे थे जिसमें असाइलम बिल्कुल आप क्लेम ही नहीं कर सकते। ये एक डिटरेंट है उन लोगों के लिए जो अनलॉफुल जो मेथड्स हैं उन यूज कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि अभी कुछ दोस्त फरमा रहे थे कि शायद वो एक ड्यूटी है, बिल्कुल ये ड्यूटी है, लेकिन वो देखें जब आप उसका जो एक फंडामेंटल रूल ये भी है कि जब आप पहले किसी पॉइंट ऑफ एंट्री के सेफ मुल्क के अंदर आप पहुंच जाते हैं तो आपको टेक्निकली वहाँ पे अगर आपकी जान को खतरा है तो आप वहाँ पे असाइलम क्लेम कर सकते हैं। तो अगर एक बंदा जैसे यहाँ पे अभी इस साल में जो सबसे ज्यादा अफगानिस्तान से लोग हैं, फिर ईरान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान, अल्बानिया, तो ये जो 6 टॉप टीयर की कंट्री है जिनमें सबसे ज्यादा लोगों ने क्लेम किया अफगानिस्तान, वहाँ पे तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जंग है, वहाँ पे सूरत हाल है।
ईरान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अल्बानिया है। तो ये एक सर्टन पैटर्न है लोगों का जो शो करता है कि क्यों लोग आ रहे हैं। वो इकोनॉमिक माइग्रेंट हैं, वो असाइलम सीकर्स हैं, उनकी जान को ज़्यादा खतरा है। और दूसरा ये मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि मैं या हमारी पार्टी में हम बिल्कुल भी, हो सकता है मेरी अपनी रिजर्वेशंस हों इस रवांडा स्कीम के बारे में, वहाँ के जो लोकल हालात हैं, या जैसे पहले दोस्त फरमा रहे थे वहाँ पे जैसे गे LGBT प्लस के लोग हैं उनको मुश्किलात होंगी, तो ये बिल्कुल रिजर्वेशंस हैं और ये होनी भी चाहिए। लोगों को क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, जो पॉजिटिव व्यूज हैं वो भी आगे आने चाहिए, सजेशन जो है। और हम भी पार्टी के अंदर भी बहुत ज्यादा लोग पार्टी बातों के ऊपर इख्तलाफ होता है इस, लेकिन उसके साथ साथ आपने एक इफेक्टिव इमिग्रेशन सिस्टम को भी बहाल रखना है, मेंटेन रखना है, ताकि ऐसे लोगों की हौसला जो शिकनी है वो हो। लेकिन जो सही लोग हैं, जो नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल 6 मिलियन यहाँ पे EU से माइग्रेंट्स आए हैं, वो जो यहाँ पे वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 6 मिलियन से थोड़ा बहुत शायद ऊपर हो, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब अफगानिस्तान के अंदर मसला बना हुआ था तो हजारों लोगों को यहाँ पे लाया गया था। अभी यहाँ पे जैसे यूक्रेन के अंदर इशू था, अगेन हजारों लोगों को यहाँ पे लेके आया गया था, उनको हाउस दिए हैं, वहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया मुख्तलिफ चीज़ों में। अभी भी अफगानिस्तान से कुछ लोग आ रहे हैं कुछ अगले महीनों के अंदर। तो वो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे जहाँ पे गवर्नमेंट समझती है कि लोग मुश्किलात के अंदर हैं, उनको ज़रूरत है, तो अपनी तरह पूरी कोशिश करती है कि उनको प्रॉपर सपोर्ट किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे अवामल जो इलीगल मेथड्स यूज़ करते हैं और कितने सेफ कंट्रीज को पास करके फिर दोबारा सिर्फ इसी कंट्री के आने जाते हैं, तो उनके खिलाफ ये जो है ना वो थोड़ा सा उनको एक डिटरेंट करने के लिए ये एक मेथड है कि देखें ऐसे नहीं होना चाहिए। और जब रवांडा के साथ भी है, तो अगर आप उनके बयान देखें गवर्नमेंट के, तो उनके साथ प्रॉपर अश्योरेंस इन्होंने ली है कि आप क्या क्या करेंगे, कैसे लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। बिल्कुल वहाँ पे बहुत ज्यादा मसाइल हैं, इंसानी हकूक के मसाइल हैं, और इवन कुछ रवांडा के लोगों ने इटसेल्फ यूके के अंदर असाइलम क्लेम किया, तो उसके अंदर रिजर्वेशंस हैं और वो होनी भी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा गोंदल साहब, ये बताइएगा, अब मुख्तलिफ पहलू इसमें सामने आ रहे हैं, और जिस तरह आसिम साहब ने भी बात की कि इस पॉलिसी का अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन जो हाइप है इसकी वजह से तकरीबन 30% कमी हुई है पिछले साल की निस्बत इस साल छोटी कश्तियों से आने वाले लोगों के लिए। अब ये जो डिबेट है कि जो लोग आते हैं उनके पास वो हालात नहीं होते, इस वजह से उन्हें अब आना पड़ता है। लेकिन अब ये भी तो हकीकत है कि इकनॉमिक माइग्रेंट्स बहुत बड़ी तादाद में हैं, और यूके जो है वो हमेशा से एक पुरकशिश डेस्टिनेशन रही है। अगर किसी ने अपनी मजबूरी में शेल्टर ही लेना है, पनाह भी लेनी है, तो वो किसी और मुल्क भी तो जा सकता है। इवन इटली की निस्बत जहाँ बहुत आसान है ये सब, उसकी निस्बत भी लोग यूके को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। तो आई थिंक इसमें जो एक क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो एलिमेंट भी ज़्यादा डोमिनेंस है उसकी, कि लोग आना पसंद कर रहे हैं, और वो एक मुश्किल है बरतानवी हुकूमत के लिए हकीकत में। देखें जी, अब यूके हार्ड डेस्टिनेशन तो हमेशा से रहा है। अब उसकी कई वजूहत हैं। एक तो ये है कि जो एशियन कंट्री से ज़्यादा लोग आते हैं, हम लोग इनकी कॉलोनीज रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एशियन लोग यहाँ पे हैं। लोगों को ये हार्ड डेस्टिनेशन नज़र आती है। हर बंदे का कोई ना कोई लिंक होता है। वहाँ इंग्लिश एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, वहाँ फ्रेंच या इटालियन नहीं पढ़ाई जाती। लोगों का लैंग्वेज का भी होता है। बहुत सारे लोग जो हैं उनको इंग्लिश बोलना एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस आसान होता है। और उसके अलावा नो डाउट कि एक मैं ये भी वजह कहूँगा कि यूके एक ऐसा मुल्क है जिसमें रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है उसको इन इट्स ट्रू स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये भी वजह हो सकती है। देयर आर मेनी रीजंस। तो उसके अलावा अब बात यह है कि बिल्कुल गवर्नमेंट का ये राइट है, गवर्नमेंट का ये हक है कि वो इलीगल इमिग्रेशन को डिस्करेज करें, जैसे कि वो कर रहे हैं, और लीगल इमिग्रेशन को वो एनकरेज कर रहे हैं। लेकिन देखें, ये जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, डिटरेंट का वर्ड यूज़ करना, व्हेन आप उसको लीगल सेंस में लेते हैं, तो ये कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप डिटरेंस क्रिएट करके अपने बॉर्डर प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लोगों को असाइलम क्लेम करने से, स्पेशली लोगों को असाइलम क्लेम करने से रोक सकते हैं। अब देखें, जो लोग किसी और डेस्टिनेशन से आते हैं और फिर वो यूके में आते हैं,
तो बिल्कुल ये कन्वेंशन है कि वो जो पहला डेस्टिनेशन है उसमें असाइलम क्लेम करें। अगर वो उधर नहीं करते हैं तो इस मुल्क में आके करते हैं तो उनका क्लेम जो है वो इनएडमिसिबल होगा। जब उनका क्लेम इनएडमिसिबल होगा तो गवर्नमेंट उसको रिफ्यूज कर सकती है। लेकिन जो इनएडमिसिबिलिटी है उसकी जो रेशियो है इस मुल्क में वो बहुत कम है। देखिए, मेरा एज ए लॉयर मैं ये बात करता हूँ कि गवर्नमेंट जो भी, जारी बात है गवर्नमेंट का ये हक है, लेकिन गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है या जो भी मेजर्स लेती है उसको ये ज़रूर देखना होगा कि वो जो इंटरनेशनल लाज हैं, जो रिफ्यूजी कन्वेंशंस हैं, जो ह्यूमन राइट्स लाज हैं, उनके साथ वो मुतसादम ना हो। दे मस्ट कंप्लाई विद इट। और दूसरा, देखें, ये जो बात है कि पिछले महीने इस पॉलिसी डिटर्रेंस की वजह से लोग कम आए हैं, सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं देखेगी। सुप्रीम कोर्ट तो एज पर लॉ जी, ये सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं देखेगी कि आप लोगों को डरा रहे हैं और इस वजह से लोग कम आ रहे हैं तो यस यू आर अलाउड टू सेंड पीपल टू रवांडा। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को मद्देनजर रख के डिसीजन देगी। जी बिल्कुल ठीक है। मैं गोंदल साहब एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि कानूनी तरीक़ाकार कौन से हैं कि जिनके ज़रिए, क्योंकि इकनॉमिक माइग्रेंट भी ये तरीका अपनाते हैं। अभी यूनान की कश्ती वाला आपको वाक़या पता है। कानूनी तरीक़े कौन से हैं, वो कितने पेचीदा हैं या आसान हैं जिनके ज़रिए लोग बरतानिया जा सकते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसर अब्बास साहब, वैसे तो ये जो हमारे वकील भाई हैं इनका सब्जेक्ट है, लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर आप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। कितना मुश्किल है बरतानिया जाना या आसान जाना, और क्या उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री चाहिए, कोई ख़ास स्किल चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए क्या अगर कोई जाना चाह रहा है बरतानिया और उसको एक कानूनी तरीके से वो पहुंच भी जाए? इसके बारे में बेहतर तो मेरे दूसरे दोस्त बता सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दूं गोंदल साहब की बात को जो पहले फरमा रहे थे डिटरेंट के बारे में, कि असाइलम क्लेम करने में और इलीगल एंट्रेंस में ये दो फर्क हैं। यानी जो बोर्ड्स के थ्रू लोग आ रहे हैं उनको रोकना, उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाना, और जो इंसानी स्मगलर्स है उनको रोकना, ये एक टोटल डिफरेंट बात है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट इशू है। और असाइलम इटसेल्फ का जो क्लेम करना या उसके बारे में जो एक मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। और यहाँ पे प्रोटेक्शन, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कि लोगों को मिलती है जो असाइलम क्लेम करते हैं, वो एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो जाते हैं। लेकिन ये दो एक्टिविटीज हैं, लाजमी नहीं है कि जो सारे के सारे बोर्ड्स के थ्रू आ रहे हैं कि वो 100% आके या पोटेंशियली असाइलम सीकर्स हैं, उनमें से कुछ लोग असाइलम क्लेम करते हैं। तो ये मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दूं। दूसरा, यूके के अंदर जैसे यहाँ पे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे वो EU के तहत यहाँ पे लोग काफी ज्यादा 6 मिलियन आए के करीब लोग आए, और उसमें से काफी ज्यादा ऐसे हमारे जो सब कॉन्टिनेंट से लोग हैं, अरब कंट्री से लोग हैं, जिनकी फैमिलीज यूरोप के अंदर थे, उन्होंने अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज को काफी ज्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज थी। वो हजारों लाखों के हिसाब से यहाँ पे लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्री से यहाँ पे लोग आए हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स की काफी बड़ी तादाद यहाँ पे इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नाइजीरिया से, गाना से, उन सारे और बाकी ममालिक से काफी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और काफी ज्यादा हजारों के हिसाब से लोग मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर, जैसे कोई शेफ है, कोई केयर वर्कर है, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इस तरह का वो जो सर्टेन क्वालिफिकेशंस के अंदर वो रोड्स हैं जिसके अंदर वो लोग आ रहे हैं। तो अभी भी बहुत ज्यादा ममालिक यहाँ पे ये शायद मेरा ख्याल उन चंद ममालिक में से एक होगा जहाँ पे कभी भी आप ये नहीं कह सकते क्योंकि इमिग्रेशन का सिलसिला बंद हुआ है। यहाँ पे लोगों को जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं या वीजा की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करते हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। वो लोग आते हैं, वो अरब कंट्रीज की तरह नहीं है कि आप यहाँ पे साल रहें तो आपके पास वही एक सिलसिला रहेगा। यहाँ पे एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको परमानेंट स्टे मिल जाता है, उसके बाद आपको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल जाती है जब जैसे जैसे कोई क्वालिफाई करता है। उनके बच्चों के लिए यहाँ पे है, फिर आगे वो यानी वो पूरा एक फैसिलिटेशन सिस्टम है, फिर उनका एजुकेशन का सिस्टम है, हेल्थ का सिस्टम है, बाकी उनके जो वेलबीइंग की चीजें हैं, बाकी वेलफेयर का जो सिस्टम है
वो एक प्रॉपर चीजें हैं जो गवर्नमेंट जो सही लोग हैं उनको इनकरेज भी करते हैं और वो उनको सपोर्ट भी ऑनगोइंग सही है। ठीक है आसिम साहब, ब्रीफ कमेंट कर दें, ये बता दीजिए कि आसान तरीक़ाकार क्या है, कानूनी तरीके से आप कैसे आ सकते हैं जब आपके पास कोई ख़ास स्किल भी नहीं है, कोई ख़ास डिग्री भी नहीं है और ख़ास सरमाया भी नहीं है? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। आपने ये एज ए इकोनॉमिक माइग्रेशन के लिए आना है या आपने असाइलम सीकर के एज ए असाइलम करना है। तो इश्यू जो मोहतरम हमारे जो मेयर साहब हैं वो आए हुए हैं, मैं उनको एक थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा कि आप बात सही है कि जो क्रैकडाउन होना चाहिए उन लोगों के ऊपर के जो इंसानी स्मगलिंग करते हैं, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस बंदे को अपनी कंट्री में कोई इशू है, वो असाइलम क्लेम करना चाहता है, वो पहले वीज़े के लिए अप्लाई करे, वीज़ा ना मिले, उसकी जान को ख़तरा है और वो कैसे उस कंट्री में सर्वाइव करे और कैसे इस कंट्री में क्या उनके लिए कोई ऐसा रूट है कि वो आ सकें। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पहले वीज़ा अप्लाई करे और या कोई और वीज़ा अप्लाई करे, फिर यहाँ पे आके अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर वो यहाँ पे आके जो वो असाइलम क्लेम करें? तो ओबियसली मुझे पता है कि उनको क्या, जो ऐसे लोग करते भी हैं, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। होम ऑफिस उनको क्या कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट, हमें पता है कि उनको क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। देखें, जिस बंदे ने अपनी कंट्री से भागना है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो जहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, लोगों की जानों को ख़तरा है, वो अपनी आज़ादी उनकी सलब हो चुकी है, तो वो क्या करेंगे? वो ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई जैसा भी तरीका हो वो उसको अडॉप्ट करेंगे और वो अनलकीली कह लें कि वो इंसानी स्मगलों के हाथ भी लग जाते हैं और उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि वो यहाँ पे आके पनाह हासिल कर सकें। और यहाँ पे गोंदल साहब ने कहा था कि यहाँ पे इंसानी हकूक़ की बहुत ज़्यादा वो जिनसे ना वो एक मैकेनिज़्म है कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की जाती है, लीगल सिस्टम है जो कि हमें वो नज़र आ रहा है कि ख़तरे में हुकूमत की जो डिफरेंट किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं। आल्दो की एक लॉन्ग हिस्ट्री है, हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, उसकी हमेशा उसकी प्रेज़ है और लेकिन अभी चूँकि ख़तरा है तो हमारे जैसे लोग अगर बात नहीं करेंगे तो वो ओबियसली ये डाउन ही होगा, बेहतर नहीं होगा। तो पहली बात ये है कि जो असाइलम सीकर्स हैं, जिन्होंने असाइलम करना, वो किसी ना किसी तरीके से अगर वो किस कंट्री में आते हैं तो उनको लुक आफ्टर करना पड़ेगा, उनको, चूँकि आपको चैम्पियन। जी ठीक है आसिम साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। शुक्रिया आपका आसिम सुलेमान साहब, कैसर अब्बास साहब, अहमद शहजाद साहब और अख्तर गोंदल साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।